हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हम लोग देखने जा रहे हैं आपके 9 सितंबर के करंट अफेयर्स को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपका ये आपका है करंट अफेयर्स का क्लास हो गया। और 9 सितंबर 2022 हो गया। तो इसमें सबसे पहले जो आपका आज का न्यूज़ है वह है आपका हुकबाला हैप मूवमेंट। तो इस टाइप का न्यूज़ जो है सो यूपीएससी खास करके प्रीलिम्स में डायरेक्टली पूछ देता है कि यह किस देश से रिलेटेड है। तो यहाँ पे चूँकि इस बार भी क्वेश्चन आया था अफ्रीका से, बहुत सारे इस टाइप के क्वेश्चन आए थे इस बार। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा यूपीएससी पूछता है। तो यह रिलेटेड है आपका इसको हुक रिबेलियन भी कहा जाता है। यह रिलेटेड है फिलीपाइंस से। ओके। और यह एक्चुअल में यह रिबेलियन स्टार्ट हुआ था जापान 1940 में, जब यहाँ पे जापान ने इन्वाड किया। तो जापान ने जब इसको इन्वेजन किया उसके बाद यह मूवमेंट शुरू हुआ। और यहाँ पे एक्चुअल में आपको यह मूवमेंट जो था वह आपको यह सोशल इक्वालिटी पे बेस्ड था। और यहाँ के पीपुल जो है सो इसमें पार्टिसिपेट करते थे। और यह एक आपको ट्रेंड फोर्स था। ओके। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है कि आपको यह वो वेल ऑर्गेनाइज और ट्रेंड फोर्स था। और एक्चुअल में कहा जाए तो इसको फिलीपींस गवर्नमेंट ने डिसआर्म किया। और यह जो है सो आपको यहाँ पे ऑपरेशन थंडर लाइटिंग 1954 में। तो यहाँ पे ऑपरेशन यह आपको 1954 में चलाया गया। और यह मूवमेंट के द्वारा चूँकि इनको जो है सो डिसआर्म करके और ख़त्म करना था, तो रोमन मैग्सेसे जो है सो एक आपको एंटी हुक मूवमेंट चलाते हैं यह। तो ये जो है सो आपको हुक वाला हैप मूवमेंट आपसे जो क्वेश्चन आएगा एग्जाम में बस इतना ही आएगा कि किस देश से रिलेटेड है। तो आप लोग याद रखिएगा कि आपको जो है सो फिलीपाइंस से रिलेटेड है, जो कि आपको साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है। ठीक है। और इसको जो है सो ये आपको 1940 में जब जापान इन्वेजन करता है तब शुरू होता है। और जो है सो 1954 में इसको ख़त्म किया जाता है फोर्सफुली। उसके बाद में नेक्स्ट आपका जो है सो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम NCAP। तो हालांकि ये न्यूज नहीं है एक्चुअल में, ये तो पुराना चीज़ है। ठीक है। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम जो है सो ये न्यूज नहीं है, ये पुराना ही चीज़ है। उसमें कुछ अपडेशन आता है तो इस टाइप की चीज़ें न्यूज बन जाती है आपको। तो यहाँ पे आपको कहा गया है कि लिमिटेड इम्प्रूवमेंट होता है। तो
एनसीएपी में जो है सो लिमिटेड इम्प्रूवमेंट हुआ है। यह किसके द्वारा कहा गया है? यह कहा गया है आपका सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे यह कहा गया है कि आपको सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट कह रहा है कि जो आपका नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम को जो चालू किया गया है, इससे बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ है। अब यहाँ पे इसको आपको NCAP, इसको आप जो है सो NCAP नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम की बात करें अगर हम लोग, NCAP की एस्टेब्लिशमेंट जो है सो आपको कब किया गया? तो 2019 में किया गया। क्यों किया गया? तो हमें जो है सो PM आपको 2.5 पे वर्क करना था या इसको रिड्यूस करना था, इसलिए इसको शुरू किया गया था, ठीक है। उसके बाद जो है सो आपको दूसरा हो गया, आपको PM जो है सो आपका 10 हो गया, और इन दोनों को जो है सो हमें 2024 तक फेज आउट करना है या कम करना है। 2024 तक का टारगेट 5 साल का रखा गया है, और आज के डेट में 2022 ख़त्म होने को आया, तो आपको 3 साल ऑलरेडी हो गया है, लेकिन बहुत ज़्यादा यहाँ पे ये नहीं हुआ, ठीक है। और यहाँ पे जो इसको ख़त्म करने का जो टारगेट है, यह जो है सो 20 से 30% का टारगेट हमें जो है सो 2024 तक हमें ख़त्म करना है, ठीक है। तो ये जो है सो NCAP का मुख्य लक्ष्य है। और यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन कर रहा है या फंडेड जो कर रहा है, तो CPCB ही इसमें कोऑर्डिनेट करता है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है सो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन बॉडी हो गया, ओके, दिस इज द कोऑर्डिनेशन बॉडी हो गया CPCB का। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग यहाँ देखेंगे आपको नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, ठीक है। तो यह क्या चीज़ है? तो जाहिर सी बात है कि यह पता चलता है, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो डिजीज के कंट्रोल के फील्ड में यह काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको NCDC इसको कहा जाता है, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल। और यहाँ पे जो वर्क करता है यह जो सो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो है सो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो है सो आपको ओपन न्यू ब्रांचेज, तो यह जो है यहाँ पे न्यू ब्रांचेज जो है सो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने ओपन कर दिया है, इसके बारे में बात किया गया है। और यहाँ पे और NCDC जो है आपका, अगर इसके बारे में कहा जाए तो यह नोडल बॉडी है डिजीज का। न्यू डिजीज आता है तो आपको डिजीज का सर्विलांस करना, और फिर जो है सो आपको रिकॉर्ड रखना, और फिर जो है सो आपको कंट्रोल मेजर के रूप में काम करना। तो NCDC का अभी रिसेंटली जो है सो 6 न्यू ब्रांच ओपन हुआ है, इसलिए जो है सो यह न्यूज में है। तो ये आपको नए नए ब्रांचेज ओपन रहेंगे तो उस तरह से ये चलता रहेगा, ठीक है। और अभी जो है सो आपको यहाँ पे ये जो काम करता है आपका NCDC, यह AMR एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस में भी काम करता है, तो करेगा ही वो तो। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं आपका नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आपको कि रिव्यू द गैस प्राइसिंग फार्मूला।
तो यहाँ पे सेंटर जो है सो यहाँ पे डोमेस्टिक और फॉरेन गैस कंपनियाँ जो है, तो यहाँ पे उसको जो है सो रिव्यू करने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पे उसी के बारे में बात किया गया है कि रिव्यू द गैस प्राइसिंग फार्मूला। व्हाट इज़ द गैस प्राइसिंग फार्मूला? तो यहाँ पे आपको मिनिस्ट्री ऑफ द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस जो है सो एक कमेटी का निर्माण करी है। मिनिस्ट्री ऑफ यहाँ पे एक कमेटी का फॉर्मेशन किया गया है और इस कमेटी को हेड करेंगे आपको जैसो कृत पारिक, ठीक है। तो यहाँ से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है कि बताओ कि अभी रिसेंटली जो है सो आपको मिनिस्ट्री ऑफ द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने कौन सी कमेटी बनाई है, किस लिए बनाई है। तो यहाँ पे इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ज़रूरत क्यों है आपको इसको फॉर्मुलेट करने की, इस कमेटी को बनाने की? तो वाई फॉर्म कमेटी, इस कमेटी को बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो इस कमेटी को बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि यहाँ पे गैस का जो है सो दिक्कत है या सही से गैस का डिस्ट्रीब्यूशन प्राइसेस का नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहला है कि हाई गैस प्राइसेस है। आपका रसिया और यूक्रेन वार के कारण और स्थिति खराब हो गया है। तो पहला है यहाँ पे कि हाई गैस प्राइसेस है, तो उसको हमें रेगुलेट करने की ज़रूरत है। उसके बाद में आपको करंट फार्मूला जो है एक तरह से कहा जाए तो मायोपिक है। करंट फार्मूला जो है सो सही से काम नहीं कर रहा है, तो इसको एक बार रिव्यू करके फिर से सेट करने की ज़रूरत है, ठीक है। और यह जैसे एक तरह से कहा जाए तो आपका इंसेंटिव गैस प्रोड्यूसर को यहाँ पे नहीं मिल रहा है, तो आपको तो जो गैस प्रोड्यूसर है उसको सही से यहाँ पे उसके इंसेंटिव मिल नहीं पा रहा, इसलिए यहाँ पे किया गया है। उसके बाद में आपको अंडर प्राइसेस भी है इसमें। तो ये सारे कॉज हैं। अब हम लोग यहाँ पे इंडिया में गैस यूज को देखें, अगर हम कि हमारा गैस यूज कितना क्या है, एक डेटा देखें। तो हमारे यहाँ जो टोटल खपत है वह है आपका 175 जो है सो आपको मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर्स, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 175 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर, ये जो है सो हमारा डिमांड है। दिस इज द आवर डिमांड, ठीक है। तो गैस का डेटा में हमारा जो है सो इतने का डिमांड हो गया। 93 जो है सो MMCMD जो है सो मीट थ्रू डोमेस्टिक प्रोडक्शन से, तो इसमें से आपको 93 जो है सो इंडिया से आ रहा है और आपका 82 जो है सो हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ठीक ठाक है, हमारे इंडिया में प्रोडक्शन भी ठीक ठाक है, यहाँ पे ये चीज़ समझ में आ रही है। तो यहाँ पे आपका एक तरह से कहा जाए तो, और LNG में इसमें चूँकि 50% हम लोग जो है सो बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये गैस डेटा हो गया कि हमें इतना डिमांड है, उसमें से हमें जो है सो इंडिया से इतना आ रहा है और इंपोर्ट हम लोग इतना कर रहे हैं, और LNG में जो है सो 50% हम लोग बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा गैस प्राइसिंग अगर हम बात करते हैं इंडिया में गैस प्राइसिंग की, तो भारत देश में जो गैस की प्राइस है यहाँ पे अगर हम देखते हैं आपका, तो यहाँ पे आपको
गैस प्राइस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको जो सेटअप कर रहा है, यह सेटअप किया जा रहा है आपको भारत जो है सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जैसे यहाँ पे सेट करती है, सेट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसको आपको एडमिनिस्टर्ड प्राइस मैकेनिज्म कहा जाता है। तो यहाँ पे भारत सरकार जो है सो यह प्राइस को सेट कर रही है सेल्फ, ठीक है। तो एक तरीका ये हो गया कि भारत सरकार यहाँ पे देख रही है। उसके बाद में जो इस सिस्टम में अगर हम बात करते हैं तो हम लोग 4 जगह पे प्राइस को कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पे जो है सो हमारा आपको 4 प्लेस पे प्राइस को हम लोग कंट्रोल करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका जो सबसे पहला है वह है आपका कि प्रोडक्शन, रिफाइनिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग। तो प्रोडक्शन, रिफाइनिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग। तो ये जो है सो भारत सरकार जो है सो सेटअप भाई जो है यहाँ पे प्राइस को सेट कर रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। और उसको जो है सो 4 जगह पे यहाँ पे कंट्रोल किया जा रहा है। और जो है सो आपका एक तो ये एडमिनिस्ट्रेशन प्राइस मैकेनिज्म को हम लोग एपीएम लिख देंगे, और दूसरा जो आपका नॉन एपीएम, तो जो आपका नॉन एपीएम है यह क्या है कि नॉन एपीएम का मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट यहाँ पे नहीं कर रही है, ठीक है। या फ्री मार्केट गैस के इसको बात किया जाता है। इसको 2 कैटेगरी में हम लोग डिवाइड करते हैं। एक आपका जो है सो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस हुआ और दूसरा जो है सो बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो इसको भी हम लोग 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। डोमेस्टिक प्रोड्यूस्ड गैस हो गया, तो जो आपका यहाँ पे नॉन एपीएम मार्केट हो गया, इसको जो है सो 2 कैटेगरी में हम लोग यहाँ पे डिवाइड करते हैं। एक तो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गैस हो गया जो कि ज्वाइंट वेंचर कंपनी हो गया, जो कि आपको एलएनजी हो गया इसमें। और यहाँ पे प्राइसिंग ऑफ द ज्वाइंट वेंचर का गैस का जो है सो गवर्न इन टर्म्स ऑफ द प्रोड्यूसिंग शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे आपका जो ज्वाइंट वेंचर वाले हो गए, तो यहाँ पे प्रोड्यूसरिंग शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट के आधार पे होता है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा उसके हिसाब से आपका प्रॉफिट का शेयर होता है, उसके आधार पे हो गया। और यहाँ पे वाइल द प्राइसिंग ऑफ द एलएनजी अंडर द कॉन्ट्रैक्ट इज गवर्न बाय द सेल एंड द परचेज एग्रीमेंट के आधार पे, ठीक है। और यहाँ पे सेलर और बायर जो है सो दोनों का अपना जो टर्म्स एंड कंडीशन रहता है उसके हिसाब से इसको वो किया जाता है। उसके बाद में डिफरेंशियल आपको जो प्राइसिंग है डिफरेंट सेक्टर के लिए, तो यहाँ पे आपको हो गया अलग अलग प्लेस पे अलग अलग यहाँ पे है। जैसे आप नॉर्थ ईस्ट में जाइएगा तो आपको कम मिलेगा, और अगर आप दिल्ली साइड में रहिएगा तो आपको यहाँ पे रेट ज़्यादा मिलेगा। तो यहाँ पे जो है सो जो बैकवर्ड है उसके हिसाब से अलग अलग गवर्नमेंट हिसाब कर प्राइस को सेटअप करती है, उसके बारे में बात किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि इंसेंटिव का इशू हो रहा है, तो उसको फिक्स करने के लिए जैसे आपको यहाँ पे कीर्ति पारेख कमेटी बनाई गई है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे, तो नेक्स्ट हमारा जो है सो आपका वैक्सीन से रिलेटेड हो गया। तो इनको VACC, तो यह स्मॉल आई हो गया, इनको VACC। तो यह जो है सो वैक्सीन है जिसको आपको इंडिया की कंपनी ने डेवलप किया है, और यह जो है एक तरह से भारत बायोटेक का है यह। तो इसको भारत बायोटेक ने डेवलप किया है, पहला बात तो यहाँ पे यह है। और यह जो है वर्ल्ड का पहला इंटरनेशनल वैक्सीन है फॉर कोविड-19 के लिए, वर्ल्ड का फर्स्ट इंटरनेशनल
नेसल वैक्सीन किसके लिए? कोविड-19 के लिए। ओके। अच्छा, ये जो है सो आपको क्या है इसमें, अगर इसकी खासियत देखा जाए तो यह जैसे रिकम्बेंट रेप्लिकेशन डेफिशिएंट एडिनोवायरस आपको रिकम्बेंट हो गया, रिकम्बिनेंट हो गया। उसके बाद जो है सो आपका रेप्लिकेशन डेफिशिएंट एडिनोवायरस वेक्टर वैक्सीन। समझना आप बात को। तो एक तो आपको ये जो है सो आपको कंबाइन करके बनाया गया है, और यह जो रेप्लिकेशन डेफिशिएंट मतलब यह रेप्लिकेट नहीं करेगा, शरीर के अंदर जाएगा तो रेप्लिकेट नहीं करेगा, उसके आधार पे इसको बनाया गया है। ओके, तो ये हो गया। और यह जो है सो मॉडिफाइड जो है सो आपको चिंपैंजी वैक्सीन हो गया। ओके, इसका बेनिफिट क्या है? अगर इसके बेनिफिट की हम लोग बात करते हैं तो यह जैसे फास्टर रूप में यह डेवलप होगा। उसके बाद में लेस रिक्वायर्ड ट्रेंड मैन पावर। ओके, और सबसे लास्ट में आपको दिख रहा है कि नहीं इधर? और सबसे लास्ट में जो पॉइंट है वह है कि आपको रिड्यूस कॉस्ट ऑफ द वैक्सीनेशन। ओके, ये जो है सो आपको बेनिफिट हो गया। तो आपको इनको भी ACC जो है सो आपको किसने बनाया है? सबसे पहले क्वेश्चन आ सकता है कि किसने बनाया है, तो भारत बायोटेक ने बनाया है। वर्ल्ड का पहला इंटरनेशनल वैक्सीन हो गया कोविड-19 के लिए। और रिकम्बेंट रेप्लिकेशन डेफिशिएंट मतलब कि जैसे आपको शरीर में जा करके आपके प्रोटीन से, स्पाइक प्रोटीन से आपको रेप्लिकेट करके अपनी संख्या नहीं बढ़ाएगा। मॉडिफाइड चिंपैंजी वैक्सीन हो गया, और बेनिफिट फास्ट डेवलप करेगा। उसके बाद में जल्दी से बनाया जा सकता है, हमको ट्रेन मैन पावर की ज़रूरत नहीं है। और जैसे दूसरा चीज़ यहाँ पे सबसे लास्ट में है कि वैक्सीन डायरेक्ट को हमें मदद करेगा। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका IT एक्ट 66A के बारे में है। ये बार बार जो है न्यूज में रहता है, तो आज भी है, तो हम लोग 2 मिनट में देख लेते हैं आपका IT एक्ट 66A। तो यहाँ पे चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको नल एंड वॉइड करार दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसके स्टोरी में जाएंगे, हिस्ट्री में तो काफ़ी लंबा हो जाएगा लेक्चर। सुप्रीम कोर्ट ने इसको आपको नल एंड वॉइड करार दिया है, और फिर स्टेट से कहा है कि अगर इसके अंतर्गत जो आपने केसेस रजिस्टर किए हैं, उसको आप लोग ख़त्म कीजिए, ठीक है। तो बस इतना ही न्यूज है, और ये हर बार रिपीट होते रहता है, ये पहली बार नहीं है, ये हर बार जो है कहीं ना कहीं आपको रिपीट होते रहता है। तो इस चीज़ को बस आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्योंकि यह जो है सो इसको बंद क्यों किया सुप्रीम कोर्ट ने? क्योंकि इसमें जो है सो आपको वाइड जो है सो आपको पैरामीटर था, वाइड पैरामीटर, वाइड पैरामीटर था, और जो है सो इसका डेफिनेशन वगू था, क्लियर पॉइंट नहीं था। ओके, जिसके कारण जो है सो सुप्रीम कोर्ट ने इसको ख़त्म किया, कहा कि ये सही नहीं है। और यहाँ जो है सो आपको आर्टिकल नंबर 19 का वायलेशन भी कर रहा था यार, ठीक है, इसलिए जो है इसको हटाया गया। नेक्स्ट आपका है यहाँ पे छोटी सी न्यूज है, आप लोग को ध्यान रखना चाहिए
ये भी आपको बार बार रिपीट होता है, ठीक है। हालांकि यह जैसे पुरानी है, कोई खास नया बात नहीं है इसमें। सतलुज यमुना लिंक कनाल। तो इसमें क्या था कि यहाँ से आपका ये सतलुज नदी आ रही है और यहाँ से यह जो है आपका यमुना हो गया और ये हरियाणा हो गया और इधर ये पंजाब हो गया। तो यहाँ पे ये जो है सो कनाल बनाया गया कि सतलुज और जो बीज नदियाँ हैं इनसे वाटर ले आकर के यमुना में डाल दें ताकि जो है सो हरियाणा को फ़ायदा हो, और ये जो है सो आपको पंजाब हो गया। ओके, तो इन दो स्टेट के बीच में आज के डेट में इस चीज़ को लेकर के हमेशा डिस्प्यूट रहता है। और यहाँ पे हरियाणा वाले हमेशा सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, पंजाब वाले नहीं चाहते कि हो कहे, क्योंकि इनकी वाटर डेफिशिएंट हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पंजाब से और साथ में हरियाणा से, क्योंकि हरियाणा ही कोर्ट गया होगा कि भाई जो है सो आप लोग बैठ करके इस पर टॉक करो और इसको इस मुद्दा को सुलझाओ, ठीक है। नहीं होगा तो फिर सुप्रीम कोर्ट अपनी वर्डिक्ट दे देगा इस पर। तो यहाँ पे ये बात हो गई। उसके बाद में यह जो है सो आपको अगर कहा जाए तो 214 किलोमीटर लेंथ की बात करें आपका, तो 214 किलोमीटर यह जो है सो लॉन्ग कैनाल है, ठीक है। और दो पार्ट में बनाना था आपको, एक तो आपको पंजाब को बनाना था और रेस्ट जो है सो हरियाणा को बनाना था, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि इधर से आएगा तो कुछ पंजाब का भी एरिया उसमें फंसेगा, तो उसको भी फ़ायदा होगा। और यहाँ पे एक्चुअल में कहा गया कि इसको प्लान किया गया कब, तो ये आपको 1966 में इसको प्लान किया गया कि इसको हमें करना है, ठीक है। अब ये प्रपोजल हो गया, एक्सेप्टेंस भी हो गया। एक्सेप्टेंस होने के बाद में अगर हम कहें तो आपको हरियाणा ने इस चीज़ को कंप्लीट कर लिया 1980 में, लेकिन पंजाब जो है सो आज तक इसको कंप्लीट नहीं किया। क्यों? क्योंकि वह जो है सो डरा हुआ है कि हमको जो है सो वाटर का जो है सो कमी हो जाएगा आने वाले टाइम में, और ऑलरेडी इनको हम वाटर देंगे तो और ज़्यादा इशू हो जाएगा। मेन बात यहाँ पे यही है। तो पंजाब जो है सो इसको डिले करते जा रहा है, करते जा रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। अब यहाँ पे आता है कि एक और यहाँ पे बात आती है कि किसको कितना बनाना है, तो वो थोड़ा सा आप लोग क्या कीजिएगा कि उसमें देख लीजिएगा, एक बार मैप देख लीजिएगा। इसको मैप से अगर याद रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से इसको किया जा सकता है। उसके बाद में नेक्स्ट आपका है यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम। ये भी बार बार न्यूज़ में रहता है, कोई खास वो नहीं है। अब मैक्सिमम चीज़ें तो न्यूज़ में रहती हैं, बाकी चीज़ें ओल्ड ही हैं, ठीक है। तो यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के बारे में है। तो यूएस इंडिया यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम, तो यह क्या है अगर हम लोग इसके बारे में बात करें। यह जो सो इंडिपेंडेंट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ओके। इंडिपेंडेंट जो है सो आपको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। और यहाँ पे हमारे जो मिनिस्टर ऑफ द कॉमर्स इंडस्ट्री जो है सो आपको गए थे, इसलिए यहाँ पे न्यूज़ में था, और कुछ खास है नहीं इसमें। और यह जो सो बिजनेस और डायस्पोरा जो है सो आपको वर्क करता है आपको डिफरेंट फील्ड में। तो यह जो है सो आपको बिजनेस में डायस्पोरा हो गया, और स्ट्रेटेजिक आपको यहाँ है। तो स्ट्रेटेजिक में जो स्ट्रेटेजिक सेक्टर होगा उससे रिलेटेड हो गया, ठीक है। ट्रस्टेड पार्टनर बिजनेस हो गया, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, डायस्पोरा हो गया, गवर्नमेंट हो गया। इंडिया और यूनाइटेड स्टेट के जो लोग हैं मिल करके इसमें काम करते हैं, ओके। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट इसमें देखेंगे आपका इंडिया क्लाइमेट प्लेज के बारे में कि व्हाट इज़ द इंडिया क्लाइमेट प्लेज। तो नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं यहाँ पे इंडिया क्लाइमेट प्लेज के बारे में, ठीक है।
तो जो आपका इंडिया का क्लाइमेट प्लेज है यह क्या है इसके बारे में अगर हम लोग डिस्कस करें तो आप यहाँ पे देखिएगा कि इंडिया जो है सो अपडेट किया है आपको क्लाइमेट प्लेज को, पेरिस एग्रीमेंट आपका 5th कंप्लायंस में। तो यहाँ पे आपको 2030 का टारगेट हो गया और साथ में जैसे 2015 और 2022 हो गया। तो आपको टारगेट हमारा 2030 तक का हो गया। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, तो अभी हम लोग जो कर रहे हैं आपका, तो इमिशन इंटेंसिटी को हम लोग 45% रिड्यूस करेंगे। इमिशन इंटेंसिटी को 45% हम लोग रिड्यूस करेंगे 2030 तक। इसके बारे में इंडिया बोल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है आपका, जैसे आपको नॉन फॉसिल फ्यूल को जो है सो 50% है, ठीक है। तो हमारा जो है सो नॉन फॉसिल फ्यूल 50% है और अभी हम लोग जो है सो 41.5 पर चल रहे हैं, मतलब ठीक ठाक चल रहे हैं, हमारा अच्छा प्रोग्रेस है इसमें। और सबसे लास्ट में आपका जो प्रोग्रेस है वह है आपका कार्बन सिंक का। तो आपको 2.5 से 3 बिलियन टन जो है सो आपको हम लोग करेंगे कार्बन सिंक एफॉरेस्टेशन से। 2.5 से 3 बिलियन टन्स जो CO2 होगा उसको हम लोग कम करेंगे, इसके बारे में बात किया गया, ठीक है। तो यह जो है आपका चूँकि यहाँ पे जो टोटल कंट्री की बात किया जाता है तो आपको इसमें तो आपको एक तो यूरोपियन यूनियन हो गया जो बड़ा है, उसके अलावा USA हो गया, चाइना हो गया, फिर आपका रसिया हो गया, फिर आपका इंडिया हो गया। तो कितने हो गए, एक हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, 3 कंट्री और हमारे होंगे। तो आपको USA, चाइना, रसिया, इंडिया हो गया, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरेबिया हो गया। उसके बाद में यहाँ पे आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, US लिख देते हैं, सऊदी हो गया। एक कंट्री और घट रहा है क्योंकि 8 होना चाहिए, तो EU में तो पूरे हो गए। तो 1 2 3 4 5 6 7 1 कंट्री और है भाई। तो एक कंट्री सऊदी अरेबिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील हो गया। तो अभी के रिपोर्ट के हिसाब से यह अच्छा काम कर रहा है, चाइना भी ठीक काम कर रहा है और इंडिया भी ठीक काम कर रहा है। यहाँ पे देखा गया है कि अगर स्ट्रॉन्ग लीडर है प्लस स्टेबल गवर्नमेंट है तो आपका यहाँ पे आउटपुट अच्छा आ रहा है, इसके बारे में बताया गया है। और यह स्टडी जो पब्लिश हुई है जनरल नेचर क्लाइमेट चेंज में जो है सो यह स्टडी पब्लिश हुई है, इसके बारे में बात किया गया है। पैरामीटर तो आपको पता है कि NDC का क्या है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे आपका पेरिस एग्रीमेंट 2015 के बारे में थोड़ा सा देख के फिर इसको ख़त्म करेंगे। तो जो पेरिस एग्रीमेंट है आपका 2015 का, पेरिस एग्रीमेंट 2015 में यह जो है सो आपका कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी आपका 21 हो गया, जहाँ पे इसको लिया गया, ठीक है। तो ये जो है सो आपको कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी 21 जो है सो आपका अडॉप्ट किया गया और यहाँ पे रिप्लेस किया यह क्योटो प्रोटोकॉल को। तो यहाँ पे रिप्लेस कर दिया यह क्योटो प्रोटोकॉल को, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लोग देखते हैं तो मेन काम क्या था यहाँ पे तो यहाँ पे ग्लोबली जो है सो ट्रीटी था, 200 कंट्री इसमें एग्रीड थे कोऑपरेट करने के लिए। तो यहाँ पे आपको लगभग जो है सो 200 कंट्री इसमें हो गए, नेशन हो गए। और इनका काम क्या था कि ग्रीन हाउस गैस को हमें रिड्यूस करना है, मेन वर्क यही था कि वी आर एबल टू रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैस। और हमें जो है सो आपको प्री इंडस्ट्रियल लेवल से टेम्परेचर को मेंटेन करना है
2 डिग्री सेल्सियस से कम, या कहिए कि आपका 1.5 डिग्री सेल्सियस जो है सो प्री इंडस्ट्रियल लेवल। ओके, यह बात यहाँ पे की गई है कि प्री इंडस्ट्रियल लेवल का और यहाँ पे आपको पेरिस एग्रीमेंट वर्क्स ऑन द 5 ईयर साइकिल में, और यह जो है सो आपको वर्किंग की बात करें तो 5 ईयर साइकिल वर्किंग जो है इसका, यह है 5 ईयर साइकिल हो गया, ठीक है। और यह एम्बिशन जो है सो उसको क्लाइमेट चेंज को हमें, और हर एक देश ने जो आपको यहाँ पे अपने अपने जो है सो गोल सेट किए हुए हैं और यहाँ पे जो आपको लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है, ओके, तो यहाँ पे जो है सो आपका लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी हो गया। और यहाँ पे 2024 से आपको इन्हांस द ट्रांसपेरेंसी फ्रेमवर्क ETF 2024 से यहाँ पे एक नया फ्रेमवर्क लेके आएंगे लोग, ETF इन्हांस ट्रांसपेरेंसी फ्रेमवर्क। और यह जैसे आपको ट्रांसपेरेंट वे में काम करेगा, ताकि जो कंट्री जैसा बोल रहा है वैसा है कि नहीं उसको जांच किया जा सके, टेस्ट किया जा सके। तो ये आपको जैसे पेरिस एग्रीमेंट के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट हो गया, जिसको आपको हमेशा एग्जाम में ध्यान रखना है। एग्जाम में पूछ देता है कई बार, जैसे डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इसको आपको हमेशा ध्यान रखना है। ओके, और इससे जो है 2016 में क्वेश्चन भी आया हुआ है। उसके बाद में अब हम बात करेंगे आपका हेल्थ सेक्टर इन इंडिया के बारे में। तो नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे आज, तो यहाँ पे बात करेंगे आपको स्टार्टअप सेतु के बारे में। US स्टार्टअप सेतु हो गया। तो देखिए एक्चुअल में क्या है कि इस पूरे न्यूज़ का अगर हम लोग निचोड़ बताएं, तो यहाँ पे क्या किया गया है कि आपको जो USA में आपके इन्वेस्टर हो गए और इंडिया में स्टार्टअप हो गया, तो USA के इन्वेस्टर जो है सो इनको क्या करेंगे, आपको फंड देंगे, इन्वेस्ट करेंगे, और साथ में आपका एक तो इन्वेस्ट करेंगे और दूसरा है कि इनको हेल्प करेंगे। आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो गया, हेल्प इन डिफरेंट वे, और इससे जो है सो इनको आपको प्रॉफिट होगा और इनको फ़ायदा होगा, ठीक है। तो यही है ओवरऑल न्यूज़ है जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ द कॉमर्स इंडस्ट्री रिसेंटली जो है सो आपको यहाँ पे स्टार्टअप US स्टार्टअप सेतु को यहाँ पे लॉन्च किए हैं अमेरिका में, ठीक है, सैन फ्रांसिस्को में आपको। और जो हमने आपको बताया यहाँ पे आपको मेन यही है कि इसमें करना क्या है और सेतु वगैरह के बारे में। अब हमें यहाँ पे सपोर्टिंग इंटरप्रेन्योर्स इन द ट्रांसफॉर्मिंग एंड अप स्केलिंग, सेतु का जो फुल फॉर्म है सपोर्टिंग आपका हो गया, ई से इंटरप्रेन्योरशिप हो गया, या इंटरप्रेन्योर्स हो गया, टी से ट्रांसफॉर्मिंग, और यू से क्या हो गया आपको यहाँ पे अप स्केलिंग हो गया, ठीक है। इसी के बारे में बात किया गया है। और इंडिया जो है सो आज के डेट में एक ग्रोइंग मार्केट है स्टार्टअप के फील्ड में, इसलिए जो है सो US के लोग भी यहाँ पे इंटरेस्टेड है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। पहला चीज़ हो गया। दूसरा हमारा जो करंट अफेयर्स है वह है आपका यहाँ पे आपको लिगोनेलोसिस डिजीज़ के बारे में, ठीक है। तो ये पूछ सकता है इस टाइप के वन वर्ड वाली चीज़ें जो है सो, हालांकि UPSC पूछता है। तो यहाँ पे हो गया लेगियोनेलोसिस, लेगियो लेगियोनेलोसिस, और यह कहाँ पे हुआ है, यह कंट्री कहाँ पे आउटब्रेक हुआ है, तो यह अर्जेंटीना में हुआ है। इस चीज़ को पहले ध्यान रखें, यह जैसे अर्जेंटीना में हुआ है, ओके। और यहाँ पे एक तरह से कहा जाए तो यह आपका मिस्टेरियस निमोनिया हो गया, सिम्टम इसी टाइप के हैं। और क्यों फैल रहा है यह, तो यह जो सो आपको वाटर पॉल्यूशन भी कह सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे पेन होता है, प्लस फीवर होता है, अब प्लस जैसे एब्डोमिनल पेन वगैरह होता है, और यह जैसे मोर अटैक करता है आपको
जो ओबेसिटी के शिकार हैं या जो आपके ऑलरेडी डिजीज से है आपको ग्रसित हैं, उनको जो है सो यह ज़्यादा अटैक करता है और उनको लिए यह खतरनाक है। और यहाँ पे जो है सो लेगोनेला बैक्टीरिया, इसका नाम रखिएगा याद, लेगोनेला बैक्टीरिया हो गया, लेगोनेला। तो लेगोनेला बैक्टीरिया जो है सो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, इसको बस ध्यान रखिएगा, बाकी कोई इसमें खास चीज़ नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे कंटामिनेटेड एयर सोल जो कि आपको वाटर में है, या कहिए कि वाटर पॉल्यूशन हो गया, उससे ही ये हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे और ट्रीटमेंट इसमें वैक्सीन आज के डेट में अवेलेबल नहीं है, और जो है सो आपका जो अभी एग्जिस्टिंग ट्रीटमेंट है उसी से आपको काम चलाना पड़ेगा, ठीक है। तो आज के न्यूज़ में इतना ही है, धन्यवाद।